Good morning. BC Part 2 Inorganic Chemistry क्रोमेटोग्राफी पार्ट 2 को आज अपन स्टडी करेंगे। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो SPCGC। और आज अपन सबसे पहले जैसे पार्ट 1 में हमने क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन को स्टडी किया था, आज अपन लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन माइग्रेशन विभेदी अभिगमन का सिद्धांत को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है RF वैल्यू। तो वो RF वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और कैसे की जाती है, उसको देखने के लिए हमें पहले इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस लॉ को समझने के लिए क्रोमेटोग्राफी में किसी पदार्थ का पृथक्करण अथवा पहचान इसी सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी एडजॉर्बेंट पर यानी अधिक शोषक पर आयन विनिमय रेजिन पर विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों के अणुगमन का अभिगमन वेग भिन्न भिन्न होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, जो ये फिल्टर पेपर यूज़ किया है वो एक पट्टी होती है, फिल्टर पेपर की एक पट्टी होती है और उस पट्टी पर कांच की पट्टी पर या तो हम पेपर की पतली पट्टी ले सकते हैं, दूसरा कांच की पट्टी की सिलिका जेल ले सकते हैं या एल्यूमिना ले सकते हैं। इन पर आयन विनिमय रेजिन के साथ भिगोकर सुखा लेते हैं। जैसे कि ऊपर चित्र में देखा अपन ने कि एक सिरे से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक लाइन खींच लेते हैं और वहाँ पर हम पदार्थ के विलयन की एक बूंद लगा देते हैं। उसके बाद इस फिल्टर पेपर को, जैसा कि दूसरे डायग्राम बी पार्ट में इस फिल्टर पेपर को लटका दिया है। नीचे हम सॉल्वेंट सिस्टम लेते हैं। जो सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कि जिस पदार्थ की हमने ड्रॉप लगाई है वो उसमें डिज़ोल्व होता हो। जब ये बूंद सूख जाती है तब हम इसे विलायक में किसी विलय की सांद्रता से लटका देते हैं। लटकाने के बाद किशनली प्रभाव से विलायक विल्टर पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ेगा और विलय पदार्थ पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है आगे बढ़ाने वाला बल यानी प्रोपेलिंग फोर्सेस और दूसरा होता है मंदक बल यानी रिटार्डिंग फोर्सेस। विलायक के कण क्या होता है, विलय पदार्थ जो है, जो अपन ने जिसका लगाया, विलायक के कण विलय पदार्थ के कणों को अपने में घोलकर विलायक के साथ साथ विलय के अणुओं को भी ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं। इस प्रकार जो बल का काम करता है वो विलायक को ऊपर ले जाने वाला वर्क होता है, विलायक के बहाव की गति की ओर होता है। और इसमें 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है कि एक तो उसकी वो बहाव की गति के साथ वो कितनी दूर तक जाता है और दूसरा विलायक की पदार्थ में विलेयता कितनी है। जिस विलयन की बूंद हमने फिल्टर पेपर पर लगाई है उसमें विद्यमान विभिन्न अवयव की विलेयता अलग अलग होगी। विलय पदार्थ ऊपर से अभिगमन जो करेगा उसका वेग भी भिन्न भिन्न होगा। उस विलायक में जिस पदार्थ की विलेयता अधिक होगी उसका अभिगमन वेग भी उतना ही अधिक होगा और वह जिसकी विलेयता कम होगी उसका अभिगमन वेग भी कम होगा। तो जिसकी विलेयता कम होगी वो नीचे रह जाएगा और जिसकी ज़्यादा होगी वो ऊपर चल जाएगा। तो भिन्न भिन्न विलायकों में पदार्थों की विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है। अतः कभी कभी एक ही विलायक द्वारा पृथक्करण पूर्ण नहीं होता। हमें कई बार अलग अलग सॉल्वेंट में अच्छी वैल्यू डिफरेंस मिल जाता है और कभी कभी एक में ही हो जाता है। तो यदि हम अलग अलग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं उसे। और एक बल होता है पीछे का बल, खींचने वाला बल यानी मंदक बल। ये बल विलय पदार्थ के अवयवों को आगे बढ़ने से रोकता है और उन्हें पीछे की ओर होता है, जिससे विलय पदार्थ के फिल्टर पेपर स्ट्रिप पर ऊपर चढ़ने की गति मंद पड़ जाती है। तो यानी एक तो हो गया जो आगे की तरफ जा रहा है, प्रोपेलिंग पर जो ऊपर की तरफ चढ़ाता है, और दूसरा और इस तरह से इसमें ऊपर चढ़ने और नीचे आने की गति जो है वो अलग अलग होने से ये इस फिल्टर पेपर पर हमें अवयव के निशान अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रमुख रूप से वितरण प्रकार की होती है, इसमें थोड़ा बहुत अधिशोषण का भी योगदान होता है। फिल्टर पेपर पर यदि कार्बोक्सिलिक समूह आदि की उपस्थिति के कारण कुछ मात्रा में अधिशोषण की क्षमता भी अधिक हो जाती है। तो अतः मिश्रण की विलयन की बूंद में से कोई भी अवयव फिल्टर पेपर से अधिक मजबूती के साथ अधिशोषित होता है और कोई कम मजबूती के साथ होता है। तो इस पर जो अधिक मजबूती के साथ अधिशोषित होगा वह विलायक के साथ फिल्टर पेपर के ऊपर भाग को नहीं जा पाएगा और
इसके विपरीत जो फिल्टर पेपर के साथ कम मजबूती से जुड़ा होगा, अधिशोषित होगा, वो तेजी से ऊपर की जाएगा। इस प्रकार विलयन के विभिन्न अवयवों का फिल्टर पेपर के ऊपर की ओर अभिगमन भिन्न भिन्न वेग से होता है। यही विभेदी अभिगमन का सिद्धांत कहलाता है। यानी इसमें अपन ने बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ देख ली कि जिसका अपन ने डॉट लगाया और सॉल्वेंट सिस्टम है, तो सॉल्वेंट के साथ डॉट का सॉल्युबल होना और सॉल्युबल होने के बाद उसके ऊपर भिन्न भिन्न वेग के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड होना। इस सिद्धांत पर ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिसाइडेड होती है। पर इन सबको समझने के लिए कि स्पष्ट है कि विलयन के एक बूंद में डाला जाए तो विलयन के विभिन्न अवयव भिन्न भिन्न गति से ऊपर चढ़ेंगे। कौन सा किस विलायक से कितनी गति से ऊपर चढ़ेगा, उसमें भी कौन सा विलायक से पृथक्करण होगा, ये पहचान संभव नहीं होती। विभिन्न प्रकार की क्रोमेटोग्राफी में हमने आरंभ में बताया कि दो परिघटनाएं पर आधारित है। एक तो दो प्रावस्था में किसी पदार्थ का वितरण और दूसरा अधिशोषण। तो इस क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हमें अधिशोषण टर्म जो है उसको भी बहुत अच्छे से समझना होगा। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण में दो टर्म आ गई, एक तो एड्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक सॉर्प्शन। तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि एक सतह दो फेसेस जो हैं को एक दूसरे से पृथक करती है। यदि किसी एक ही सांद्रता पूरे द्रव्यमान की तुलना में किसी सतह पर अधिक हो तो कहा जाएगा पदार्थ ए सतह पर एड्जॉर्ब्ड है। किसी पदार्थ की सांद्रता का मुख्य भाग की तुलना में किसी एक सतह पर अधिक होना एड्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे डायग्राम 1 में देखिए कि एड्जॉर्प्शन केवल सतह पर है, इसमें ए की सरफेस ज़्यादा है और बी की छोटी है। दूसरे में हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन, यदि अधिशोषण की प्रक्रिया से भिन्न है। किसी पदार्थ बी द्वारा किसी पदार्थ ए की अवशोषण का तात्पर्य है कि पदार्थ ए पदार्थ बी में समान रूप से वितरित हो गया। यानी किसी पदार्थ बी द्वारा किसी ए पदार्थ का अधिशोषण हो गया, यानी पूरी सतह पर बी के द्वारा अधिशोषण हो गया, ये पदार्थ अवशोषण कहलाता है। ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल में अपन देखें कि स्पंज जल पर को अवशोषित करता है, जबकि अमोनिया व कई उत्कृष्ट गैसें चारकोल द्वारा एब्जॉर्ब होती है। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड वाष्प को अवशोषित करता है, जबकि सिलिका जेल वाष्प को अधिशोषित करती है। तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गई होगी। अधिशोषण केवल सतह पर होता है और अवशोषण सतह के साथ साथ अंदर भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के पदार्थ में एक साथ अवशोषण और अधिशोषण दोनों ही होते हैं। उस क्रिया को हम सॉर्प्शन कहते हैं। और सॉर्प्शन में डायग्राम में यानी कि बी की सतह पर भी जो है वहाँ पर भी इसका सॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये था आगे। इसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे कि जो अपन अधिशोषक लेते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए और अधिशोषक कितनी तरह के होते हैं, इस चीज़ को अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।